आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम के टॉप 50 एमसीक्यूज। अगर आपने ये चैप्टर प्रॉपर नहीं देखा है तो पहले आप प्लेलिस्ट में पूरे चैप्टर को देख लीजिए। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में इस चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आपको एक वन शॉट वीडियो मिल जाएगा और उसके बाद आप ये एमसीक्यूज कंटिन्यू करिए। इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि टॉप इम्पॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज़ को कवर करने की, उनकी एक्सप्लेनेशन को भी हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट डज फ्रेंचाइज मीन्स। फ्रेंचाइज का क्या मतलब होता है? राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, राइट ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट, राइट टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। तो अगर हम बात करें फ्रेंचाइज टर्मिनोलॉजी की तो इसका मीनिंग है वो राइट जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है, राइट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और द गवर्नमेंट। फ्रेंचाइज मीन्स होती है राइट जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट देती है। इसीलिए इस चैप्टर का नेम भी है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज और इसमें हम वोटिंग राइट की ही बात कर रहे हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री हमें मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अनदर वर्ड फॉर फ्रेंचाइज। अगर हम फ्रेंचाइज वर्ड की बात करें तो इसका सिनोनिम है सरफेस। ठीक है, तो आपसे अगर कोई कहे सरफेस क्या है या फ्रेंचाइज क्या है तो दोनों का मतलब सेम होता है, वो राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट ने अलॉट किए हुए होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की अगर हम बात करें तो ये टर्मिनोलॉजी रिलेटेड है वोटिंग राइट से। अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते यहाँ पे जो फिनोमिना वर्क करता है उसे बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का फिनोमिना। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा वोटिंग राइट फॉर ऑल दी एलिजिबल अडल्ट सिटीजन्स। तो ये हमारा एक सही ऑप्शन है। जो भी अडल्ट जो 18 और 18 से अबव है और जो इंडिया के सिटीज़न हैं उन सभी को इंडिया में वोटिंग राइट मिलता है। ठीक है, इसी फिनोमिना को कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ द मिनिमम वोटिंग एज इन इंडिया। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। पहले इंडिया में वोटिंग एज 22 ईयर्स की थी लेकिन उसको डिक्रीज अब कर दिया गया है और वो है 18 ईयर्स। ठीक है, तो हमारे यहाँ मिनिमम कम से कम 18 साल के लोग वोटिंग दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मेनी वोट्स डज एन एलिजिबल सिटीजन नॉर्मली गेट इन द इलेक्शन। जब भी हमारे इलेक्शन होते हैं तो जो भी एलिजिबल सिटीजन्स हैं जो 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा के हैं और जो इंडिया के सिटीज़न हैं उनको वो एलिजिबल होते हैं, हर इलेक्शन में वो एक वोट कास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो फिनोमिना वर्क करता है इंडिया में वो है 1 पर्सन 1 वोट का फिनोमिना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है विच प्रिंसिपल मीन्स एवरी वोट हैज़ इक्वल वैल्यू। तो हमारे इंडिया में जो प्रिंसिपल वर्क करता है वो है इलेक्टोरल इक्वालिटी। इलेक्टोरल इक्वालिटी मतलब कि हमारे इलेक्शन में हर सिटीज़न जो एलिजिबल है वो अपने वोट को दे सकता है और हर किसी के वोट इक्वली ट्रीट किए जाते हैं, भले ही वो पुअर इंसान हो या रिच हो, भले ही वो एक 18 ईयर का पर्सन हो या 80 ईयर्स का पर्सन हो और भले ही वो किसी भी कास्ट को फॉलो करते हो, किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो। ठीक है, तो इलेक्टोरल इक्वालिटी है, हर किसी की वोट की वैल्यू इक्वल होती है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। वोटिंग राइट इन इंडिया हैज़ नॉट बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे यहाँ इंडिया में इक्वालिटी का फिनोमिना वर्क करता है, इसलिए इंडिया में कास्ट और इनकम बेसिस पे कोई भी वोट नहीं होते हैं। ठीक है, तो वोटिंग राइट आर नॉट डिनाइड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर एंड एजुकेशन और इनकम। हम जब वोट देने जाते हैं इंडिया में तो ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम किस कास्ट के हैं, किस रिलीजन के हैं, किस जेंडर को फॉलो कर रहे हैं और क्या हमारी एजुकेशनल बैकग्राउंड है। अगर हम सारे क्राइटेरियाज़ को फुलफ़िल कर रहे हैं, हम 18 प्लस या उससे ज़्यादा के हैं, 18 ईयर्स के हैं और
इंडियन सिटीज़न है तो हम वोट को कास्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ कि हम पे कोई भी क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, वोटिंग अभी बात की थी हमने कि वोटिंग की जो एज है ना 21 ईयर्स से 18 ईयर्स रिड्यूस कर दी गई है। तो ये हुआ था 1988 में। इंडिया में 1988 में 88 से पहले जो लोग 21 ईयर्स और उससे ज़्यादा के एज के थे वही वोट दे सकते थे, लेकिन 1988 के बाद ये एज हमारी रिड्यूस करके 18 ईयर्स कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर इलेक्शन ऑफ लोक सभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द अडल्ट सरफेस। तो आर्टिकल 326 प्रोवाइड करता है बेसिस अडल्ट सरफेस का, ठीक है, और वही इन इलेक्शंस को करवाता भी है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी वो एरिया है जहाँ पे इलेक्ट किए जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एन एरिया हुज वोटर्स इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव, वो एरिया जहाँ के वोटर्स रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, व्हाई इज यूनिवर्सल फ्रेंचाइज कॉल्ड अ कॉर्नरस्टोन ऑफ डेमोक्रेसी। अगर हम बात करें तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का जो फिनोमिना है, ये फिनोमिना हमारी डेमोक्रेसी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर या बहुत इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है, ठीक है। तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी देता है हर सिटीज़न को, और ये हर किसी के वोट की इक्वालिटी देता है हर किसी के वोट को, ठीक है। जो भी 18 या 18 से अबव के होंगे, इंडियन सिटीज़न होंगे, जिनमें कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड जिनका नहीं होगा, वो पर्सन वोट दे सकते हैं, और हर किसी के वोट इक्वल होते हैं, ठीक है। और एक पर्सन एक वोट दे सकता है हर इलेक्शन में, ठीक है, ठीक है। हमने केस स्टडी भी डिस्कस की है इस चैप्टर में। तो यहाँ पे जो हमारी 2024 बेसिक केस स्टडी थी, उसमें डेटा गिवन था कि लोकसभा में जो इलेक्शन हुए थे तो उस टाइम हमारे लोकसभा में कितने एलिजिबल वोटर्स थे। क्वेश्चन नंबर 12 में यही पूछा गया है। तो अबाउट वी हैड 980 मिलियन एलिजिबल वोटर्स इन 2024 लोकसभा, ठीक है। 980 मिलियन लोकसभा में एलिजिबल वोटर्स थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मेनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर देयर इन लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन में कितनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो उनका नंबर है 543 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिफोर इंडिपेंडेंस अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ इंडिया वाज अलाउड टू वोट। इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया में सिर्फ 13% लोगों को अलाउ था वोट कास्ट करने की परमिशन थी, ठीक है। तो 13% इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट वाज द अप्रॉक्सीमेट ओवरऑल लिटरेसी रेट इन इंडिया इन 1947। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 1947 में अप्रॉक्सीमेटली 17% लोग ही लिटरेट थे, लिटरेसी रेट के अंदर वो आते थे, और अब ये रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, Why is participation important in a democracy? क्यों डेमोक्रेसी में जो हमारे सिटीजन्स हैं, जो आम जनता है, उनका पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट है। तो डेमोक्रेसी में इसलिए सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सिटीजन ही है एक फ्यूचर कंट्री का, ठीक है। तो वो खुद ही, उनको ये राइट दिया जाता है कि वो वोट करते हैं और अपने लिए एक सूटेबल अच्छा रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच मेजर हेल्प मेक इलेक्शन एसेसिबल टू द पर्सन विद डिसेबिलिटी। हमारी इंडियन गवर्नमेंट में इलेक्शन में बहुत सी फैसिलिटीज़ या बहुत से टेक्निकल अपडेट्स भी किए गए हैं, और कहीं ना कहीं जो लोग डिसेबल पर्सन हैं उनके लिए भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई गई हैं। तो इंडिया की अगर बात करें तो अगर कोई डिसेबल पर्सन है, उन्हें अगर चलने में प्रॉब्लम है, या जो ओल्ड एज के लोग होते हैं, उनके लिए व्हील चेयर की सुविधाएँ आपको देखने को आराम से मिल जाएंगी।
और आपको रैम्प्स देखने को मिल जाएंगे जो पर्सन विजिबल एम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं उनके लिए। तो इंडिया में क्योंकि हर किसी की वोट की इक्वल वैल्यू होती है, तो गवर्नमेंट ने कोशिश करी है कि हर पर्सन भले वो डिसेबल क्यों ना हो, वो आए वोटिंग डे के दिन अपने वोट को कास्ट करे और अपने बेटरमेंट के लिए, अपने फ्यूचर के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करे। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट डज वोटर्स टर्नआउट्स मीन्स? वोटर टर्नआउट्स का क्या मतलब होता है? वोटर टर्नआउट्स का मतलब ये है कि कितने प्रपोर्शन में जो वोटर हैं, जो एलिजिबल वोटर हैं, उन्होंने वोट दिया है। मतलब कि हम ये बोल सकते हैं, सपोज हमारे इंडिया में 100 में से 80 लोग हैं जो 18 ईयर और उससे ज़्यादा के हैं, ठीक है, वो एलिजिबल तो हैं, लेकिन हमारे वोटिंग वाले दिन सिर्फ 45% लोग या 45 लोग वहाँ उसमें से गए। तो जितने परसेंट लोग ने वोट एक्चुअल में दिए हैं ना, उनको बोला जाता है वोटर टर्न आउट। ठीक है, तो वोटर टर्नआउट क्या है? हमारा प्रपोर्शन है वो एलिजिबल वोटर्स का जो एक्चुअल में कास्ट करते हैं वोट्स। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, व्हाट इज नोटा? नोटा हमारी ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ना, इसमें रिसेंट कुछ ईयर्स में एक नया ऑप्शन ऐड ऑन किया गया है। जनरली आपको ये लास्ट में देखने को मिलता है। इसका नाम है नोटा। इसका फुल फॉर्म है नन ऑफ द अबव। तो नोटा का होने का लॉजिक ये है कि नोटा इसलिए हमारी ईवीएम में दिया गया है कि सपोज किसी सिटीजन को लगता है कि वो किसी भी पार्टी को फेवर नहीं करता है, ना उसे कोई पर्टिकुलर कोई भी, ना बीजेपी पसंद है, ना कांग्रेस पसंद है, ना सपा पसंद है, ना आप पसंद है, ठीक है, तो उस केस में वो क्या करेगा? उस केस में वो बटन दबाएगा, नोटा के सामने वाला बटन, ठीक है, नोटा का बटन दबाएगा। इसका मतलब ये है कि वो इनमें से जो भी हमारे खड़े हुए हैं कैंडिडेट्स इलेक्शन में, वो किसी को भी फेवर नहीं करता है, लेकिन उसने नोटा का बटन प्रेस करके ये बताया है कि मैं चाहता हूँ कि कुछ अच्छे काम होने चाहिए और मैं किसी से भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ जो भी पार्टीज खड़ी हुई हैं। ठीक है, अच्छा, नोटा का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर नोटा बाई चांस मेजॉरिटी में जीत गई तो गवर्नमेंट कोई भी नहीं बनेगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर इन केस सपोज कि नोटा में लोगों ने सबसे ज़्यादा वेटेज नोटा को मिला, ठीक है, जब हमने वोटिंग की काउंटिंग हुई, हमारा देखा गया रिजल्ट, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज नोटा के पास था, तो कौन गवर्नमेंट बनाएगा? इस केस में वो गवर्नमेंट बनाएगा जो गवर्नमेंट सेकेंड लीडिंग होगी, जिसको नोटा के बाद हमारा इलेक्शन में परसेंटेज आया होगा, या अगर दो पार्टीज आपस में मर्ज हो जाएं तो वो भी, ठीक है, अपनी पार्टी बना सकते हैं। तो नोटा सिर्फ पब्लिक का एक ओपिनियन है कि वो किसी को भी सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ओके ना, नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नोटा? तो हमने ये डिस्कस कर लिया। पर्पस नोटा का है टू एक्सप्रेस डिससेटिस्फैक्शन विद ऑल द लिस्टेड कैंडिडेट्स। नोटा को लाने का बस यही एक एम था गवर्नमेंट का कि वो ये देख पाए कि क्या कैंडिडेट सब किसी एक पार्टी से सेटिस्फाइड हैं भी या नहीं। अगर नहीं है तो वो नोटा को प्रेस करके अपने डिससेटिस्फैक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, व्हाट इज ECI? ECI का फुल फॉर्म है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हम अगर इंडिया की बात करें ना, तो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे हर एरिया में आप देखते रहते हो कि लोकल इलेक्शंस भी होते हैं, ठीक है, मेन इलेक्शंस भी होते हैं। तो इन इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन या कमीशन पूरी इस्टेब्लिश की गई है, और इस कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था ताकि कंडक्ट करवाए जाएं इलेक्शन फ्री और फेयरली। ठीक है, तो इसी का नाम है ECI, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और ECI का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1950 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा यही क्वेश्चन है कि कब इस्टेब्लिश किया गया था ECI? तो ECI इस्टेब्लिश किया गया है 1950 में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिपेंडेंट इंडिया वर हेल्ड इन। सबसे पहले हमारे जनरल इलेक्शन इंडिपेंडेंट इंडिया में कब हुए थे? तो सबसे पहले इलेक्शन हमारे हुए थे ईयर 1951 टू 1952 में, आफ्टर द इंडिपेंडेंस। ठीक है, अच्छा, जनरल इलेक्शन का मतलब होता है कि जिसमें सिटीजन्स ने पार्टिसिपेट किया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24,
विच बॉडी कंडक्ट्स इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हमने ये डिस्कस कर लिया जो बॉडी हमारी इंडिया में मेनली वर्क करती है पीसफुली फेयरली फ्रीली इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए, वो हमारी बॉडी है ECI, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 है हु मैनेज द लोकल बॉडी इलेक्शन। हमारे लोकल बॉडी इलेक्शंस जो होते हैं, लोकल इलेक्शंस, उनको कौन मैनेज करता है? तो उनको मैनेज करते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है हु इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट व्हाट इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है? ऑप्शन हमारे पास दिया है, सेटिंग इलेक्शन डेट्स, मेकिंग स्कूल टेक्स्ट बुक और कलेक्टिंग इनकम टैक्स। तो ECI हमारा काम कर रहा है इलेक्शन के लिए, तो उसका काम रिलेटेड होगा इलेक्शन से ही। ठीक है, तो हम अगर बात करें कि इलेक्शन कब कंडक्ट होने चाहिए, किस प्रोसेस से कंडक्ट होने चाहिए, ये सब देखता है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सेटिंग इलेक्शन डेट्स। क्वेश्चन नंबर 27 है व्हाट इज द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? तो जब भी हमारे इलेक्शन कंडक्ट होते हैं ना, तो कुछ नॉर्मल रूल्स एंड गाइडलाइंस होती हैं, ठीक है, जिनको फॉलो करके ही इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं। जैसे कि हमारे इलेक्शन जो कंडक्ट होने चाहिए उसमें दलाली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी कैंडिडेट लोगों के पास ना जाए, लोगों को कोई भी चीज़ कमोडिटी एज अ फ्री ना दे इलेक्शन वोट के बिहाफ पे। ठीक है, जनरली देखा भी गया है कि विलेज वगैरह एरियाज़ में ना जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं वो अपने एरिया में जाते हैं, लोगों को फ्री में राशन देते हैं या एसेंशियल चीज़ देते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमको इलेक्शन देना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एक इलीगल तरीका है। ठीक है, तो अगर हम बात करें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्रोवाइड करता है हमें वो रूल्स और वो गाइडलाइंस जो किसी भी पार्टी और कैंडिडेट को फॉलो करनी चाहिए ताकि लीगली फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराए जा सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक केस स्टडी हमने पढ़ी थी केरला की, तो केरला में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अडॉप्ट किया गया था ईयर 1960 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, हमने एक और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन किया था जो हमारी NCERT में गिवन है, तो उसमें हमें तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हु इज़ एसोसिएटेड विद द मेजर रिफॉर्म दैट स्ट्रेंथन द इलेक्शन फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी। उस पर्सन का नाम बताना है जो रिलेटेड हैं, जिन्होंने स्ट्रेंथन की है इलेक्शन को फेयरली और ट्रांसपेरेंसी जिसमें होनी चाहिए। तो वो पर्सन थे TN सेशन ने इंट्रोड्यूस किया था कि जो हमारे इलेक्शंस है ना वो फेयरली कंडक्ट हो पाए और उनमें ट्रांसपेरेंसी हो, कहीं पर भी दलाली जैसी चीज़ें ना हो। ठीक है, तो TN सेशन ही वाज द पर्सन, ठीक है, हु स्ट्रेंथन द इलेक्शन इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है EVM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आजकल जो हमारे इलेक्शंस है ना वो मशीन के थ्रू होते हैं, तो उस मशीन को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, तो ये EVM है। और कहीं ना कहीं अगर हम EVM की बात करें तो ये एक टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड की बात करता है कि हमारा इंडिया किस तरीके से टेक्नोलॉजी को अपडेट कर रहा है और उससे अडाप्ट भी कर रहे हैं लोग। ठीक है, EVM का पर्पस क्या था? EVM का पर्पस है मेजरली वो वोट को रिकॉर्ड करता है इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो ये वोट को इलेक्ट्रिक वे में रिकॉर्ड करता है और इसने काम को बहुत इजी बना दिया है और लेस टाइम टेकिंग भी बना दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है व्हाट डज वीवीपैट स्टैंड्स फॉर। तो अगर हम वीवीपैट की बात करें ना तो वीवीपैट हमारा एक वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल होता है। हम जब भी इलेक्शन देते हैं ना तो EVM का जैसे हम बटन प्रेस करेंगे जिस भी पार्टी को, तो हमें साइड में स्क्रीन में उस पार्टी का सिंबल और उसका नेम लिखा हुआ दिखता है, जिससे हमें ये श्योर हो जाता है कि हमने जो बटन प्रेस किया है उसी पार्टी को हमारा वोट गया है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वीवीपैट। ठीक है, तो फुल फॉर्म क्या है? वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। क्वेश्चन नंबर 33 है वाई इज़ वीवीपैट इम्पॉर्टेंट। तो वीवीपैट हमें एक फिजिकल पेपर रिकॉर्ड होता है और जिससे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमने जो
वोट दिया है वो करेक्टली रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो इट वीवीपैट गिव्स अस द पेपर a physical paper trail so voters can verify their vote was recorded correctly or not, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, which system is used for लोक सभा एंड स्टेट असेंबली इलेक्शन। तो कौन सा सिस्टम हमारे लोकसभा एंड स्टेट असेंबली इलेक्शन में फॉलो किया जाता है? तो वो सिस्टम है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। अगर हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की बात करें तो इसका मेन एम होता है हमारे इंडिया में इलेक्शंस को फ्रीली और फेयरली कंडक्ट करवाना, ठीक है। तो इस सिस्टम को बोला जाता है फर्स्ट पास्ट एंड पोस्ट। और इसी के साथ साथ जो पर्सन हाईएस्ट वोट सिक्योर करेगा वो बनेगा विनर, ठीक है। तो जिस भी पार्टी को हाईएस्ट परसेंटेज वेटेज मिला होगा ना वोटिंग में, ज़्यादा सीट से वो जीता होगा, वो हमारा रूलिंग पार्टी बनेगा। और हाँ, इंडिया में ये भी होता है कि दो पार्टी मर्ज करके हायर वाले को हरा के भी अपनी पार्टी बना सकती हैं, ठीक है। उसके कोलिशन पार्टी उसको बोला जाता है, ठीक है। जब दो पार्टी आपस में मिक्स हो रही हैं और जिनका एम सेम है और वो अपनी पार्टी फॉर्म कर रही हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इसको बोलते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम हु विंस। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में वो कैंडिडेट जीतता है जिसको हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिले होंगे, ठीक है। अब वो ज़रूरी नहीं है कि कुछ सर्टेन परसेंटेज से ज़्यादा वोट हो सकता है 50% से कम वोट हो, लेकिन वो ओवरऑल दूसरी पार्टी से ज़्यादा सिक्योर कर रहा हो तो वो जीत जाएगा, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज कोलिशन गवर्नमेंट? कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है ये डिस्कस करते हैं। कोलिशन गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर पार्टीज वर्क टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट तब फॉर्म होती है जब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी आपस में मर्ज होते हैं जिनका सेम एम होता है और वो अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। हो सकता है कि वो लीडिंग पार्टी को डिफीट कर दे और उनकी गवर्नमेंट बन जाए। तो जनरली कोलिशन में यही होता है कि जो दो पार्टी आपस में मर्ज हो रही है ना, वो इसीलिए मर्ज हो रही है कि वो विनर वाली जो पार्टी हमारी चल रही है ना, जिसको ज़्यादा हाईएस्ट वोट मिले हैं, उसे वो हरा पाए और अपनी गवर्नमेंट बना पाए, ठीक है। अच्छा, हु इज़ एन एमपी? एमपी कौन है? एमपी हमारे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो अगर हम पार्लियामेंट की बात करें ना, तो पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं और एक प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। तो 2 हाउसेस हैं हमारे, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हम लोअर हाउस भी बोलते हैं, राज्यसभा को हम अपर हाउस भी बोलते हैं। और इन दोनों के ही मेंबर्स को एमपी बोला जाता है क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा किसका पार्ट है? पार्लियामेंट का पार्ट है, ठीक है। तो लोकसभा के जो मेंबर्स उसे भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलेंगे, राज्यसभा के मेंबर को भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, एमएलए कौन होते हैं? एमएलए हमारे होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स, ठीक है। जो लोकल हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उनके मेंबर्स को बोला जाता है एमएलए, ठीक है। अच्छा, राज्यसभा में जनरली हाउ आर द राज्यसभा मेंबर्स आर जनरली इलेक्टेड। तो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं ना, वो डायरेक्टली इलेक्शन के द्वारा नहीं होते हैं, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा मेंबर सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है? अच्छा देखो, डायरेक्ट इलेक्शन मतलब कि वो इलेक्शन जिसमें सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लोगों को इलेक्ट कर रहे हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन वो इलेक्शन है जिसमें स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर्स को जनरली सिटीजन इलेक्ट करते हैं और ये मेंबर्स जो हमारे एमएलएस हैं, ये इलेक्ट करते हैं हमारे राज्यसभा के मेंबर्स को। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो पार्लियामेंट के मेंबर्स जितने भी हैं ना, भले वो जो राज्यसभा और जो प्रेसिडेंट वगैरह है ना, इनके इलेक्शन सीधे सिटीजन्स इनमें पार्ट नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको इनडायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि इनके जो मेंबर्स हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिनको हमने एमएलएस बोला है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाई इज राज्यसभा इज कॉल्ड परमानेंट हाउस। राज्यसभा को हम परमानेंट हाउस भी बोलते हैं और लोकसभा को हम टेम्परेरी हाउस भी बोलते हैं। राज्यसभा को परमानेंट हाउस बोलने का रीज़न ये है कि ये राज्यसभा जो है वो उसके जो मेंबर्स हैं ना, वो कभी भी कंप्लीटली, ये हमारी राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती है, कभी भी कंप्लीटली ख़त्म नहीं होती है, ठीक है।
ठीक है। और जनरली राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनका टाइम ड्यूरेशन होता है 6 ईयर्स का। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर? इट इज 6 ईयर्स, ठीक है। अच्छा, राज्यसभा को हमने क्या बोला? परमानेंट हाउस। एक और रीज़न इसके पीछे है कि ये पूरी डिसॉल्व नहीं हो रही है, जिसका मतलब ये है कि हर 2 साल में 1/3 जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो रिटायर होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमेशा हमारी ये पार्टी प्रॉपर तरीके से डिसॉल्व नहीं होती है, ठीक है। तो 6 ईयर्स तक की रूलिंग पीरियड होता है राज्यसभा के मेंबर का मैक्सिमम रूलिंग पीरियड, और 1/3 राज्यसभा मेंबर हर 2 ईयर में रिटायर होते हैं। तो ये रीजंस हैं कि वो क्यों नहीं पूरी डिसॉल्व होती है, और इसीलिए इसको परमानेंट हाउस भी बोला गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच वोटिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर राज्यसभा इलेक्शन? राज्यसभा इलेक्शन में हम यूज करते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय। हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, हमने जैसे बात करी कि इसको डायरेक्टली सिटीजन इलेक्ट नहीं करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच मेंबर डोंट वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? कौन से मेंबर हैं जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट नहीं करते हैं? तो वो हैं नॉमिनेटेड मेंबर जो राज्यसभा के होते हैं। राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट ही इलेक्ट करता है, ठीक है। तो वो लोग वोट नहीं करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हाट इज बाईकैमरल लेजिस्लेटिव? बाईकैमरल लेजिस्लेटिव वो लेजिस्लेचर है जिसमें 2 हाउसेस हैं। जैसे कि हमारा जो पार्लियामेंट है ना, उसमें 2 हाउस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। तो ऐसे ही जहाँ जहाँ पे जिन जिन स्टेट पे 2 हाउस होंगे ना, लोकसभा और राज्यसभा होगी, उन स्टेट को हम बोलेंगे कि वो स्टेट फॉलो करते हैं बाईकैमरल लेजिस्लेटिव। टोटल इंडिया में ऐसे 6 स्टेट्स हैं जो बाईकैमरल लेजिस्लेटिव को फॉलो करते हैं। जैसे यूपी उसमें एक एग्जाम्पल है, ठीक है, यूपी महाराष्ट्र वगैरह इसमें एक एग्जाम्पल्स है, ठीक है। और जहाँ पे बाईकैमरल लेजिस्लेटिव नहीं होती वहाँ पे स्टेट असेंबली हमारी होती है, ठीक है। अच्छा, हु इज नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का चेयरपर्सन होता है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is a major challenge in India electoral system? अगर हम बात करें कि इंडिया के इलेक्टोरल सिस्टम के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो क्या चैलेंज है? तो 3 ऑप्शंस आर गिवन। ए इज़ मनी पावर, सेकेंड इज़ वोटर एम्पैथी एंड सी इज़ ऑल ऑफ दिस। तो अगर हम बात करें तो ये दोनों ही रीज़न हो सकते हैं जो एक चैलेंज है। जनरली इंडिया में ये देखा गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन से कुछ टाइम पहले वोटर्स को खरीद लेती है, ठीक है, या उनकी एम्पैथी के संग खेलती है कि हम आपको ये चीज़ें करके देंगे, आप हमें वोट दो, और जब वो जीत जाते हैं तो वो कुछ भी फुलफिल नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैलेंजेस जो हमारे इलेक्टोरल सिस्टम के सामने आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबल वोटर? एक रिस्पॉन्सिबल वोटर की इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ क्या हैं? तो एक रिस्पॉन्सिबल वोटर की ये इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ हैं कि वो इन्फॉर्म्ड और रिस्पॉन्सिबल चॉइस बनाए। जब भी इलेक्शन हो, पहले जो भी पार्टीज़ खड़ी हो रही हैं उनके बारे में हमें डेटा कलेक्ट कर लेना चाहिए कि उन्होंने हमारे पास में क्या क्या काम किए हैं। वो अगर कोई प्रॉमिस कर रहे हैं तो वो किस हद तक की वो प्रॉमिस फुलफिल रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट हो सकता है, कंप्लीट करना, ठीक है। तो पब्लिक इशू को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, और वोट्स के गिफ्ट्स अगर आपको मिले हैं तो गिफ्ट्स के बेसिस पे किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका, मेकिंग एन इन्फॉर्म्ड एंड रिस्पॉन्सिबल चॉइस, ठीक है। तो ये हमारे टॉप 49 क्वेश्चंस हैं, और आप इसका 50 क्वेश्चन मैं कमेंट सेक्शन में लिख दूंगी, आप वहाँ पे ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा उस क्वेश्चन का। और हम एक और मैं इसमें वीडियो बनाऊंगी पार्ट 2 जिसमें हम मोर 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, और इन दोनों ही वीडियो से आपको ये पूरा चैप्टर डिटेल में समझ आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपकी नॉलेज में कुछ इन्हेंसमेंट हुआ होगा।